अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आपका शुक्रिया आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लिए। नाज़रीन, आज एक बार फिर मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी जनाब शाहीन साहबाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। आपको फिर दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके सारे दोस्तों को और सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम सर। थैंक यू सर। सर, टॉपिक्स बहुत सारे हैं, इसलिए राइट अवे बात शुरू करते हैं। आप अमेरिका में बैठे हुए हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की बात पहले हो जाए कि उसके थैले से बिल्ला बाहर निकला है। सऊदीया के हम्म। साथ न्यूक्लियर डील साइन करने के बाद अब ट्रंप साहब ने कहा है कि डील तब होगी जब वो अब्राहम अकॉर्ड पे साइन करेंगे, उसे तस्लीम करेंगे। अब्राहम अकॉर्ड को तस्लीम करना इसराइल को तस्लीम करना है। अब अगर वो सऊदीया को साथ इस तरह की वारदात ट्रंप कर सकता है तो हम जो $10 अरब की खैरात मांगने के लिए कशकोल आगे किए हुए हैं, हमारे साथ क्या करेगा वो और हमारा रिएक्शन क्या होगा? देखिए, ये सऊदीया का और यूएस का जो एग्रीमेंट हुआ है ये बिल्कुल मुझे तो उसी तरह लगा है जैसे कि अचानक हमने सुना कि जी पाकिस्तान का और सऊदीया का एक डिफेंस एग्रीमेंट हो गया और उसमें तो उन्होंने कहा है कि जी हमारे ऊपर हमला जो है वो उनके ऊपर हमला होगा और उनके ऊपर हमला हमारे ऊपर हमला होगा। और वो फिर कोई उसके बाद समझ में नहीं आया कि हम तो उनकी मदद के लिए पहुंच जाएंगे, वो हमारी मदद करेंगे नहीं करेंगे, वो कुछ इसमें जिक्र ही नहीं था और ना कोई हमें पता चला। और उसका हुआ क्या वो भी अब कुछ नहीं पता। अब इन्होंने कर लिया है जनाब अमेरिका के साथ जी। और न्यूक्लियर इश्यू पे कर लिया है। और न्यूक्लियर इश्यू पे लोग कह रहे हैं कि जी ये इन्होंने काफी फ्लेक्सिबल किया है उनको। एनरिचमेंट की फैसिलिटी भी है उसमें कि वो कर सकते हैं अपना, और ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। और ये करने के बाद जैसा आप भी बता रहे हैं कि जी अगले दिन ट्रंप साहब को मेरा ख्याल में ज्यादा कुछ समझ में आए कि ये क्या हो गया, तो उन्होंने बीच में लगा दिया कि जी पहले अब्राहम कार्ड आप लाए। अब करेंगे। वो भी फंस गए, तो अब पाकिस्तान को भी इधर फंसाया हुआ है उन्होंने। इन्होंने तो $10 बिलियन जो मांगे हैं, $10 बिलियन तो अगर इब्राहिम अकॉर्ड पे साइन करने हैं तो ये तो पीनट्स है सर, पीनट्स भी नहीं है। इनके 10 बिलियन में से तो 7-8 बिलियन तो कर्जों के सूद में ही वापस चले जाएंगे। इनको मिलेगा 1-2 बिलियन, अगर मिल गया वो भी अपना कुछ जर्नल साहब इधर उधर कर देंगे, कुछ ये बाकी जो बैठे हुए हैं कि ये इधर कर देंगे। पाकिस्तान को 200-400 मिलियन 1 बिलियन भी मिल गया तो बहुत समझ लें, और ये सारा कुछ उस पर फैसला कर देंगे। तो इनके लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और ये मेरा ख्याल है पोजीशन इनके लिए आने वाली है। और ये जान बचा ले अपनी तो बहुत बहुत बड़ी बात है कि इससे अगर निकल जाइए। सऊदीया का इन्होंने एग्रीमेंट तो कर लिया, अब सऊदीया वाले और यमनी जो है वो लड़ने लगे आपस में। उनके आपस में आप सुन रहे हैं कि ये उनके जहाज आ रहे हैं और वो अटैक हो रहे हैं, उनका वो पूरा बंद हो रहा है समंदर जो है। अब सऊदी ने अगर कहा कि जी आप आए, आप हमारे आके डिफेंड करें तो रॉयल हम। एयरफोर्स, रॉयल सऊदी एयरफोर्स के त्यारे तो उड़ने शुरू हो गए हैं। अब ये नहीं पता कि उन्हें उड़ा कौन रहा है। हमारे वहाँ स्क्वाड्रन लीडर गए हुए देखो, हैं। अब रॉयल एयरफोर्स में पाकिस्तान एयरफोर्स वाले कितने बीच में होंगे, और होंगे कि नहीं होंगे, और उनका क्या होगा, और अगर होंगे तो फिर पता तो चल जाना है। ये तो नहीं है कि कोई पता नहीं चलना। ये तो आजकल की तो दुनिया 2 मिनट में हर चीज पता चल जाती है कि कौन सा तैयार है, कहाँ उड़ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो पाकिस्तान ने अगर बीच में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया उस यमनी और सऊदी लड़ाई में, तो ईरान। फिर हमारे ईरान के साथ का क्या बनेगा? वो तो एक इतना गर्म हॉट पोटैटो है कि जी ईरान वाले तो कतर पे भी उन्होंने बम बम मार दिए थे अभी थोड़े दिन पहले। जो इन्होंने इतनी उनकी मीडिएशन कराई थी और वो कराई थी, और उन्होंने देखा कि जी कतर वाले उनको फैसिलिटी दे रहे हैं यूएस जहाजों को और उनको, तो उन्होंने वहां भी फेंक दिए थे। जी। तो वो ईरान वाले तो फिर इधर भी अगर उनकी नजर पड़ना शुरू हो गई तो हम किधर जाएंगे? तो ये बड़ी एक अजीब और गरीब गुंजलक किस्म की सिचुएशन में, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हम लोग आके फंस गए हैं। और ये इन चक्करों में पड़े हुए हैं। ऊपर इंटरनेशनल बड़े बड़े माहिदे कर रहे हो, ये करो वो करो, अंदर का हाल ये है कि जी हाथ से सारी चीजें निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। और भी कुछ पे बात करते हैं कि ये और क्या उसमें। ईरान के हवाले से सर एक और खतरनाक खबर थी जिस पे इतना हमारी मीडिया ने बात नहीं की। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता चला था कि ईरान से उलमा का एक वफ्द अफगानिस्तान गया है और वहाँ तालिबान को उसने जाके कहा है कि ये जो आपके पास यहाँ फितनतुल खवारिज या जो भी टीटीपी वगैरह बैठी हुई है, इनके हमारे साथ मामलात कराएं। तो हम हमें कहीं बलूचिस्तान में और उधर कहीं, अगर पाकिस्तान ने यमन वाले मामले में किया तो हम इन्हें अच्छा, यूज करेंगे। मतलब पहले से वो तैयारी कर रहे हैं उसकी वो एक डेलीगेशन गया उलमा का और इस बात को लीक कराया है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। मुफ्ती अब्दुल रहीम, एक कराची के मुफ्ती हैं,
उनसे के जरिए बाकायदा इन्होंने इस बात को लीक कराया है। उसके बाद फिर ईरान के वजीर दाखिला पाकिस्तान के दौरे पे आए हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहा है कि नहीं नहीं, आपको ये जो खबर मिली है ये ऐसी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मुफ्ती अब्दुल रहीम जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं उनके जरिए ये बात लीक करवाई है। मतलब वहां हमारे हालात अफगानिस्तान के हवाले से खराब हैं और अफगानिस्तान के इशू पे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बाकायदा कह दिया है कि ये जी वार क्रिमिनल की इन्वेस्टिगेशन होनी वो चाहिए तो बहुत पाकिस्तान। जबरदस्त वो उनकी रिपोर्ट आई है और उसमें तो बहुत उन्होंने खतरनाक चार्जेस लगाए हैं कि जी आपके ये तो सीधा सीधा बनेगा केस वॉर क्रिमिनल का और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का और आप इसको डिफेंड करेंगे। और एग्जैक्टली अब देखें ईरान में भी यही हुआ था। उनके जो बच्चियों के जो स्कूल पे अटैक हुआ था, शुरू में जब अटैक हुआ था तो कितने 150-200 269 269 वो स्कूल के बच्चे या बच्चे वो मारे गए थे। उसको तो खा गए पी गए सब इंटरनेशनल जो एसोसिएशंस हैं और ये सारे जो थे एमनेस्टी और वो, उन्होंने किसी ने कोई बोला भी नहीं ज्यादा। जी इनकी तरफ से अब बोलना शुरू हो गए। और ये जो आप खबर दे रहे हैं कि जी ईरानी ऑलरेडी अफगानिस्तान से बातचीत शुरू कर दी है उन्होंने, तो ये तो पाकिस्तान के लिए एक सामने खुला हुआ नजर आ रहा है कि जी आपने अगर यमन में उधर जाके थोड़े बहुत आप उनके अब सऊदियों के साथ आपने टिल्ट किया तो इधर आपकी फिर हालत खराब हो जाएगी। और इधर तो आपके वैसे ही तीनों चारों बॉर्डर जो है वो एंगेज हुए हुए हैं। कश्मीर भी एंगेज हुआ हुआ है आपका, अफगानिस्तान भी, बलूचिस्तान भी, ईरान का रह गया था तो उसको भी आप हॉट करने लगे हैं। तो ये तो ऐसे बुरे फंसेंगे कि ये किधर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा इनको तो। सर, अमेरिका की तरफ आते हैं वापस। अमेरिका में हमारी ओवरसीज पाकिस्तानियों की तंजीमें हैं। एक है पाक पैक, एक है फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल और एक है कम्युनिटी अलायंस फॉर पीस एंड जस्टिस। ये तीनों इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान में इंसानी हकूक के हवाले से जो खिलाफ वर्जियां हो रही थी बड़ी एक्टिव थी कुछ अर्सा तक। कांग्रेसमैन को ब्रीफिंग दे रही हैं, सेनेटर्स को ब्रीफिंग दे रही हैं, अपने सेमिनार कर रहे हैं, एनजीओ को बुला रहे हैं, मीडिया के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अचानक उन्हें पता नहीं क्या हुआ, शायद अमेरिका की डीप स्टेट ने जिस तरह जो विल्सन को, जलमे खलीलजाद को, रिचर्ड ग्रेनेल को इस बात पे कायल कर लिया है कि इमरान खान का जेल में रहना ही अमेरिका के मफाद में है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका की डीप स्टेट ने इन ओवरसीज पाकिस्तानियों की तंजीमें बशमूल सजाद बरकी जो पीटीआई के ओवरऑल हेड हैं पूरे पाकिस्तान के और बैठे हुए अमेरिका में हैं और ऐसे खामोशी से बैठे हुए हैं कि किसी को पता भी नहीं है कि हैं भी या नहीं, तो इन सब तंजीमों को, इन लोगों को कहीं अमेरिका की डीप स्टेट ने कायल तो नहीं कर लिया कि हाँ जी बस ठीक है इमरान खान को अंदर ही रहने दें? देखिए ये तो बड़ी स्पेसिफिक बात आप पूछ रहे हैं। इसका मुझे मेरा ख्याल है कि अभी बिल्कुल मुझे जिक्र मुझे नहीं पता कि जी इनसे पाक पैक वगैरह से कोई बात इनकी हुई है नहीं हुई है। लेकिन इतना मुझे पता है कि पाक पैक में डॉक्टर्स वगैरह बहुत हैं और मेरा भी कुछ उनसे कभी कभी राब्ता होता है क्योंकि उनका पाक पैक वालों का एक चैप्टर यहाँ जहाँ मैं हूँ आजकल यहाँ पे भी है और उनकी मीटिंग्स अटलांटा में होती हैं। वो अभी अभी हुई अपना की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, उसमें भी वो थोड़ा इन्वॉल्व थे सारे लोग। जी तो ये लोग कर तो रहे कुछ ना कुछ, थोड़ा शोर वोर मचाते हैं, जाके किसी सेनेटर से मिल लिए या किसी कांग्रेसमैन से मिल लिए, कोई लेटर वेटर की बात कर दिए किया, लेकिन कोई ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो एक्टिव होने का मतलब ये है कोई इफेक्टिव नहीं है ज्यादा। और वो कहते हैं हाँ जी करेंगे, कुछ किसी को 5,000 किसी को 10,000 ये डॉलर में मिला के दे देते हैं, फिर वो कुछ अपना लेटर लिख देता है किसी और को कि भाई मैं भी दस्तखत कर रहा हूँ आप भी दस्तखत करते हैं। कोई इस तरह बहुत स्लो मोशन का प्रोसेस है और इससे कोई आप उम्मीद ना रखें कि जी ये कुछ कर सकते हैं। ये बात मुझे तो बहुत क्लियर है कि यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कोई इतना प्रेशर, ऐसा प्रेशर बिल्ड नहीं कर सकती कि कोई इफेक्टिव प्रेशर हो जिसका कोई असर निकले। एक इश्यू था सिर्फ वो जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा था और वो इस्लामिक ग्रुप जो था मिशिगन में, जिन्होंने मिल के अपने वोट जो थे सारे ट्रंप के कैंडिडेट्स के लिए, उन्होंने कहा था कि हम उनको देंगे अगर आप हमारे सपोर्ट करें तो। और वहां पे ट्रंप जीत गए थे, ट्रंप उनकी वजह से जीत गए थे और एक्नॉलेज भी किया था कि जी हम इस्लामिक जो ये वोटिंग हुई है इसकी वजह से हम जीते हैं। वो एक बड़ी अचीवमेंट थी कि जी इन्होंने मिल के एक ऐसे कैंडिडेट को जिता दिया है जो इनको सपोर्ट करने के लिए प्रॉमिस कर रहा है। वो ट्रम्प साहब ने आके बिल्कुल ही जीत तो गए, लेकिन उसके बाद तो उनका तो पता है कि आपको अगले दिन तो कुछ पता नहीं होता कि वो क्या कहेंगे क्या करेंगे।
तो वो सारा भी गायब हो गया। आपको अब कोई मेरा ख्याल चांस नहीं है कि मुसलमान जो है वो ट्रम्प को या इनकी पार्टी को किसी को दोबारा मिल के वोट दे। वो सब खत्म हो गया काम। नवंबर में मिड टर्म इंतखाबात में मिड अपोजिट टर्म होगा, अपोजिट होगा मुसलमानों का। मिड टर्म में तो अमेरिकी खुद जो है ना इतने वो नाराज बैठे हैं और इतने यानी गुस्से तंग में आए हुए बैठे हैं। हैं कि जी ये हमने जो चले ये इस्लामिक ये और वो तो सारे इश्यूज साइड पे चलते रहते हैं। इतनी बड़ी वॉर इन्होंने शुरू कर दी और वो लोगों कहते हैं कि जी हमें पता ही नहीं है कि जी वॉर शुरू हो गई, ये मकसद क्या है इसका, खत्म कब होगी। पैसे बगैर इजाजत लिए कांग्रेस से, कांग्रेस को एक दफा इजाजत दी, उन्होंने ना कर दिया, फिर इजाजत के लिए भेजा, उन्होंने कहा कि जी हमें इजाजत है 60 दिन के लिए, 2 महीने के लिए प्रेसिडेंट ऑर्डर कर सकता है। 2 महीने के बाद उन्होंने वॉर का बंद हो गई, तीसरे दिन फिर शुरू कर दी। मतलब जैसे पाकिस्तान वाले करते हैं, ये यहाँ पे भी वही चक्कर हो रहा है कि जी घुमा के और फिर काम अपना वही चलाते रहते हैं। तो ये नवंबर में लोग तो इनकी जो रेटिंग्स आ रही हैं और जो ओवरऑल पोल जो हो रहे हैं वो तो बहुत ही 30% से भी नीचे है, 27%, 30%। तो इस तरह के जब होते हैं पोल तो लगता तो ये है कि जी कांग्रेस में अगर इनका सफाया तो नहीं होगा, लेकिन उनकी मेजोरिटी अगर हो गई डेमोक्रेट्स की, तो फिर तो ट्रम्प साहब जो है अगले 6 महीने साल जो है ना अपने आप को बचाने में इम्पीचमेंट उनकी चलेगी। और ठीक। ये सारा जो मसले जो इन्होंने जो लड़ाई झगड़े दुनिया भर में जो ये जो मचा हुआ है, इसमें कुछ थोड़ी बहुत कमी शायद आ जाए अगर ठीक। वो खुद फंस गए अपने उन, और उन्होंने फंसना तो है क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस है, जो एप्स्टीन फाइल्स है, पता नहीं क्या 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 दूसरे बहुत सारी चीजें हैं जो कि रुकी हुई है सारी, क्योंकि जब तक वो प्रेसिडेंट है, जब तक वो प्रेसिडेंट रहेंगे तो उन पर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये कि 2 साल वैसे हैं उन्होंने रहना है, उससे पहले अगर इम्पीचमेंट वगैरह हो गया तो वो तो फिर एक नई कहानी होगी। ठीक है सर, आपने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से इमरान खान की रिहाई या इंसानी हकूक पे कोई ज्यादा तवक्को नहीं रखनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मकबूल तरीन सियासी जमात है, अब उनके जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, वो तो बिग डिसअपॉइंटमेंट साबित हुए हैं। इस्लामाबाद में कत्लेआम हुआ 26 नवंबर को, उसके वो मेन पटिशनर थे, मेन दरखास्त दहिंदा थे, और कोर्ट उन्हें 16 बार मौका दे रही है कि आके अपना बयान दे दें, स्टेटमेंट जी रिकॉर्ड करा दें कि ये जो आपने दरखास्त दी है थाने में, ये आपने ही दिया है, और आप इसमें जो कुछ लिखा हुआ है आप समझते हैं वाकई उस दिन कत्लेआम हुआ है। इतनी बात जाके अदालत में खड़े होकर कहने का हौसला नहीं है, टांगे कांप रही हैं बैरिस्टर गौहर की। और अब कहते हैं 5 अगस्त को हमने केपीके में नारे लगाने हैं और अपने घर की चारदीवारी के अंदर खड़े होकर हमने इस्लामाबाद में एस्टेब्लिशमेंट को और शहबाज शरीफ को और उनको बुरा भला कहना है, मोहसिन नकवी को, बस उसके बाद हमने सो जाना है। तो ये पीटीआई, ये जो मौजूदा पीटीआई है, ये इमरान खान को रिहा करा सकेगी? दूसरी तरफ खबरें आती हैं इमरान खान की और बुशरा बेगम की एक एक आंख जाया हो चुकी है, और अब कहते हैं इमरान खान कमजोर हो गए हैं जिस्मानी एतबार से, और उनके हाथ भी कांपना शुरू हो गए हैं। इस हद तक खबरें आ रही हैं और ये कुछ नहीं कर रहे पीटीआई वाले। इन पीटीआई वालों के बारे में सर आप क्या कहेंगे? देखिए जनाब, ये तो एक बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है जो पीटीआई की लीडरशिप खड़ी की थी। इमरान खान तो ऊपर है, वो तो पार्टी के हेड है और बानी है, और अवाम सारी जो है ना वो डायरेक्टली इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है। वो इन लोगों को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते कि ये है कौन है, ना कुछ जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना मानते हैं। ये 10 कॉलें देते रहे, कोई इनकी कॉल पे सुनने को तैयार नहीं है, ना जाने को तैयार है, क्योंकि इनका कोई ताल्लुक है नहीं उन लोगों से जो जो इमरान खान के जो फैंस हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं। ये लोग तो बीच में वैसे ही बस आ गए, जुए में आ गए, और अब किसी को सीटें मिल गई, किसी को प्रेसिडेंट बन गया, कोई एमएनए बन गया, कोई ये। तो इनका ना कोई लोगों से लेना है ना देना है, ना इन्होंने कुछ किया, ना ये कुछ करने को तैयार है, इंजॉय कर रहे हैं सारे। ठीक। कोई अगर रेजिस्टेंस आ सकती है और आ रही है, और जो मेरा ख्याल है कि आप सबको नजर आ रहा है कि आएगी, वो उनकी फैमिली की तरफ से आएगी और उनकी बहनों की तरफ से आएगी, और वो बिल्कुल एक नेचुरल रेजिस्टेंस है। उनकी बहनों को मेरा ख्याल है कि बहुत पहले सामने आ जाना चाहिए था कि जी ये बाकी लोग जो है ये सब बेकार के लोग हैं, इनके पीछे कोई नहीं आएगा, हम लीड करेंगे। देखें पाकिस्तान की तो हिस्ट्री भरी हुई है। भुट्टो साहब की बेगम सामने आई थी, नुसरत भुट्टो आके खड़ी हो गई थी, उनको डंडे लगे थे और उनको मार पड़ी थी। उसके बाद फिर उनकी बेटी आ गई, उन्होंने आके पूरी पार्टी संभाली। फिर नवाज शरीफ जब पकड़े गए और जेल गए तो उनकी वो मोहतरमा हुकूमत। आ गई, फिर उनकी बेटी आ गई, फिर उनके जरदारी साहब के बेटे आ गए। तो ये तो मौरूसियत जो है
ये मॉरिशियस का ये मतलब नहीं है कि जी आप अपने दूसरों को छुड़ाने के लिए भी आप सामने नहीं आएंगे। अपने अपने जो फैमिली के मेंबर्स हैं उन पे अगर जुल्म हो रहा है, उनको कुछ ज्यादती हो रही है, तो उसके लिए कोई फैमिली मेंबर सामने नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? आप मुझे जरा बताइए, मॉरिशियस का क्या मतलब है इसका? यहाँ तो सर ये यहाँ सर इमरान खान, सॉरी टू कट यू सर, यहाँ इमरान खान का मसला भी है। इमरान खान को आप जिद्दी कहें या अपने उसूल पे खड़ा रहने वाला कहें, इमरान खान कहता है कि मैंने एक दफा कह दिया है कि मैं मौरूसी सियासत के खिलाफ हूं, तो शायद अब वो मौरूसी सियासत वाला मामला नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ एक तजवीज़ है मेरी तरफ से, इस पर हम बहस कर सकते हैं कि अगर अलीमा खानम ये समझती हैं कि मौरूसी सियासत वाले मामले में उन्हें पीटीआई को टेक ओवर नहीं करना, और वो कहती हैं मैं सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए और इंसानी हकूक के लिए मैं आवाज़ बुलंद कर रही हूँ, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि अलीमा खानम अपनी एक एनजीओ रजिस्टर कराएं, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी? पाकिस्तान में अलीमा खानम उस एनजीओ के प्लेटफॉर्म पे इमरान खान की रिहाई के लिए, इंसानी हकूक के लिए आवाज़ बुलंद करें, और यूके में कासम खान और सलमान खान और इमरान खान की बहन रुबीना खानम जो यूके में होती हैं वो उसे वहाँ टेक ओवर करें, और बाकी ओवरसीज पाकिस्तानी जो अमेरिका में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोपीय यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज में है, वो पूरी दुनिया में इंसानी हकूक के हवाले से इमरान खान की रिहाई के लिए या पाकिस्तान में और जो जुल्म हो रहा है उस पर बातचीत करें, और उसको मौरूसी सियासत वाले मामले से भी बच जाएं और अपना ये मसला भी सॉल्व करा लें। ऐसा मुमकिन है सर? यानी ये ऐसा ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन तो बनानी पड़ेगी उनको, क्योंकि ये पीटीआई के लोग जो है, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो कुछ करने वाले नहीं है, और ये तो कंप्रोमाइज हो गए, और इन्होंने तो मजे चख लिए। जिनको जो हुकूमत में बैठ गया, चीफ मिनिस्टर बन गया, वजीर बन गया, गाड़ियां टाएं शाएं, प्रोटोकॉल आए बाएं शाएं, उनको फिर ये स्ट्रगल करना और ये सब करना जो है ना, वो सब गायब है। उन्होंने नहीं करना, और ना उनके पीछे किसी ने जाना है। अगर लोगों ने निकलना है, लोगों ने सही मानों में, लोगों जो यकीन है जिनको कि जी ये इमरान खान को रिलीज करने के लिए, निकालने के लिए आ रहे हैं, तो वो फैमिली वाले हैं और उनकी बहनें हैं। और अभी भी यही होता है कि जब वो कॉल देती हैं तो लोग आते हैं, ये कॉल देते हैं तो खुद इनके अपने बंदे नहीं आते। जी तो जो आप तजवीज दे रहे हैं ये बिल्कुल बहुत अच्छी तजवीज है। इसी तरह का कोई इनको सेटअप बनाना पड़ेगा। मॉरिशियस तो देखें, मॉरिशियस तो वो होती है कि जब हुकूमत में थे तो उनको मॉरिशियस देते ना, जैसे जरदारी साहब ने अपनी एक बहन को क्या बनाया हुआ है, और दूसरी बहन को वजीर सेहत, और तीसरी बहन को वजीर कानून, और पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है। सब माल इधर उधर से लपेट उपेट के सब अपना इकट्ठा खा रहे हैं। जी ये है मरूसियत। इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने जो बनाया हुआ है, भाई ये है तो वजीर आजम है, तो बहन बच्ची जो है वो है, तो दूसरे जो है वो वजीर खारजा है। ये सारा है मरूसियत। वजीर इमरान खान जब हुकूमत में थे तो उनका तो एक करीब करीब का वो रिश्तेदार कहीं दूर दूर नजर नहीं आता था किसी हुकूमत में, या तो उन्होंने तो कभी ये नहीं किया। और मरूसियत वो होती है कि अगर आप हुकूमत में उनको शरीक करें और उनको अपना वारिस बनाए पार्टी का, उन्होंने कभी नहीं बनाया। तो ये तो अपने भाई को छुड़ाने के लिए अगर कोई बहन निकलती है तो ये इसमें क्या हर्ज है? और कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनको बनानी चाहिए, इनसे अलग होकर बनानी चाहिए। कह देना चाहिए हमारा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसको इमरान खान के लिए आना है आए और हमारे साथ चले। तो लोग, मेरा ख्याल है इतने लोग आएंगे कि पीटीआई बिल्कुल ही बीच में जीरो रह जाएगी। लेकिन पीटीआई वैसे ही जीरो है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरी तरफ सर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने वैसे तो तामर्ग इस्तिस्ना लिया हुआ है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे इस्तिस्ना हासिल है, मैं वर्दी में हूँ या वर्दी में ना रहूँ। और अब वो भी ये भी कहते हैं कि फील्ड मार्शल जो है वो वर्दी रिटायरमेंट के बाद भी पहन सकता है, वो फील्ड मार्शल ही होता है। और राना सनाउल्लाह साहब ये भी बता रहे हैं कि अब आर्मी चीफ की उम्र की हद भी नहीं रही, मतलब वो तामर्ग आर्मी चीफ रह सकते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद अभी उन्होंने प्रमोट किए हैं अपने जर्नैल। और यहाँ मैं थोड़ी सी वजाहत भी कर दूं कि हमारे DGISPR साहब या हमारे वो दोस्त जो समझते हैं कि हम उनके मुदाखलत कर रहे हैं, तो ये पहल हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और DGISPR ने पहले की है। पहल उन्होंने की है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें कहा था कि आपने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, लेकिन पाकिस्तान की सियासत है, सहाफत है, अपने खारजा उमूर हैं, हर चीज में SIFC तक बना के उन्होंने मुदाखलत की। मतलब आप सारी मुदाखलत कर सकते हैं हमारे मामलात में, आप सहाफत भी हमें आके सिखाने की कोशिश करते हैं, सियासत भी, तिजारत भी, कारोबार भी, मईशत भी, तो अब हम इतनी बात भी ना करें। तो इसलिए ये ना कहें कि हम अब मुदाखलत कर रहे हैं उनके मामलात में। खाली तो आप ये कह रहे हैं खाद कैसे बनानी है, और सीरियल सीरियल गोबर कैसे लपेटना है, और वो सीरियल कैसे बनाने हैं, और सीमेंट कैसे बनानी है, और घर कैसे बनाने हैं, और ये हर चीज में तो वो घुस गए भाई। अगर मैं 5-6 महीने गायब था, आपको भी बताया जी था, और जी तो मैं देख तो रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और खबरें सुनता था और आपके तबसरे सुनता था।
लेकिन उस वक्त से आज अगर मैं दोबारा वापस आया हूं तो मैं तो देख रहा हूं कि जी पाकिस्तान की इंटरनल हालत तो उससे बहुत ज्यादा बुरी है। बिल्कुल। पूरा बलूचिस्तान आपके हाथ से निकला हुआ है, पूरा केपीके आपके कंट्रोल में नहीं है। और कश्मीर को आपने क्या बना दिया जनाब, वो ऐसा हॉट पोटैटो बना दिया है कि जी इंडिया वाले भी अब परेशान है कि इंडियन कश्मीर जो जो कश्मीरी थे वो कहते थे कि जी हमारे साथ मिलके हम ये करेंगे। अब तो सिवाय मेरा ख्याल है कश्मीर की आजादी के लिए दोनों तरफ से ये नारा उठेगा और फिर इसके अलावा और कोई बात ही नहीं होगी। वो सब आपका जो बयानिया था या नैरेटिव था या जो आपने पूरे 70 साल चलाया कि जी अस्तासवाब पता नहीं क्या क्या होता है उसका, राय कौन सी राय, जज्बा राय। प्लेबिसाइड ये वो सब कहानियां जो है ना वो आपने गई पानी में, दरिया के पानियों में बह गई, वो आप कोई उसकी बात नहीं कर सकते। आप क्या आप स्वैप कराएंगे, लोगों से राय लेंगे? लोगों ने तो 50 दिन से बैठे हुए हैं वहां सड़कों पे, एक बंदा उठ के नहीं गया, उन्होंने तो राय दे दी अपनी। तो सर वो मैं बात कर रहा था कि जिस तरह वो हमारे मामलात में मुदाखलत करते हैं, हम भी थोड़ी सी लिबर्टी लेते हैं। अब उनकी जो प्रमोशंस हुई हैं, उन्होंने 7 सीनियर जर्नलों को सुपरसीड करके 8वें बिल्कुल। नंबर पे बंदे को उठा के आपने 4 स्टार जनरल बना दिया है। ये इतराफ है उनका कि हाँ, जो पहले 7 सीनियर तरीन थे वो मेरी पॉलिसी से, मेरी जात से, मेरे इकदामात से इत्तफाक नहीं करते, या मैं समझता हूं कि अगर उनमें से किसी को प्रमोट करूंगा तो वो मेरी पॉलिसी को आगे लेके नहीं चलेंगे। मतलब ये उनका नहीं, आप इतराफ है एक सीधा किस्म का। सीधा सीधा कहें कि जी इन्होंने 7 जो टॉप के जनरल थे उन पे यकीन, उन्होंने कहा कि जी हमें आप पे यकीन ही नहीं है। अब उसके बावजूद ये ट्रेडिशन है और ये बड़ी पुरानी ट्रेडिशन है और बड़ी अच्छी ट्रेडिशन है जी, अगर कोई बंदा सुपरसीड हो जाता था या उसको प्रमोशन वक्त पे नहीं दी जाती थी तो वो आराम से इज्जत के साथ रिटायर होकर कहता था मैं रिजाइन करके जा रहा हूँ कि जी आपने अगर मुझे इस काबिल नहीं समझा कि मैं ऊपर जाऊं तो फिर मेरा काम करने क्या, मैं किसी जूनियर को सैल्यूट करूंगा? ये तो नहीं हो सकता। अब इन्होंने पूरा कल्चर ही बदल दिया है। अब तो यहाँ पैसों का मामला है, प्लाटों का मामला है, जमीनों का मामला है और डीएचएज का मामला है। इसमें जो मुझे मिल रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जूनियर हो या सीनियर हो या खोता हो या कोई भी हो, मुझे सैल्यूट करने में कोई एतराज नहीं है। ये कल्चर पूरा जो था ना फौज का, अब ये नया कल्चर आ गया है कि जी आप मुझसे जो मर्जी करा लें, चाहे जिस तरीके से करा लें, मुझे ये चीजें, मुझे गाड़ियां शाड़ियां और ये प्लॉट और ये टाटूट चीज और जो ये प्रोटोकॉल शोटोकॉल ना ये बस दे रहे हैं, बस मैं जनरल बन जाऊं। और साथ के साथ में से एक बंदा, मुझे तो हैरानगी ये है कि जी एक बंदे ने ये नहीं कहा कि जी मैं घर जा रहा हूं, तो कल को कोई ब्रिगेडियर जो है वो ऊपर आके बैठ जाएगा कि जी मैं तुम सबका बाप हूं, चलो अब सब कहेंगे जी हाँ जी आप हमारे भाई बाप। यानी इस हाल में आप डिफेंड कैसे करेंगे? और इस हालत में आप चार चार फ्रंट पे जंग लड़ रहे हैं और अब आप ईरान के और ईरान के साथ भी लड़ने जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि इन लोगों के प्लान क्या है, इन लोगों की सोच का किधर है। ये इतने बड़े बड़े जनरल जो ये फीते तगमे बसालत और तगमे रजालत और तगमे मसालत पता नहीं क्या क्या लगा के बैठे होते हैं, ये किस बात के तगमे इनको मिलते हैं भाई? किसी कोई काम करने के मिलते हैं, सोचने के मिलते हैं, या वो अकल है या नहीं है? बस तगमे बांटे जाओ और काम खाए जाओ, ये क्या है? सर एक जी। स्ट्रेटेजिक डिवीजन में एक 4 स्टार जनरल लगाना था, तो इसमें जी ये हाँ। बात निकली कि 7 सीनियर तरीन जो हैं वो आपकी पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करते। अब आप आर्मी चीफ इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि आप खुद चीफ ऑफ डिफेंस बन चुके हैं और आपने ओवरऑल कंट्रोल करना है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की पोस्ट खत्म हो गई तो आपने ओवरऑल तमाम फोर्सेज के आप हेड हैं और आपने आर्मी का चीफ लगाना ही लगाना है। आप इसलिए डिप्टी डिप्टी आर्मी चीफ को लगाना है या पता नहीं आर्मी चीफ लगाना है? जी हाँ। आर्मी चीफ या डिप्टी आर्मी चीफ दोनों में से एक लगाना है जी आपने। जी। आप इस खौफ से फोर नहीं स्टार, लगा रहे। 4 स्टार, जी हाँ। 4 स्टार आप इस खौफ से नहीं लगा रहे कि जिस तरह पहले साबित हुआ कि 7 सीनियर तरीन आपके साथ इतफाक नहीं कर रहे, इसका मतलब है बाकी जो लेफ्टिनेंट जनरल ढेर सारे बैठे हुए हैं जेएसयू में, उनमें से भी कोई एक बंदा भी आपको इस काबिल नहीं मिल रहा, या बहुत सारे ऐसे हैं जो इतफाक नहीं कर रहे आपके साथ। क्या ये कहानी है? बिल्कुल यही होगी सिचुएशन। अगर किसी को लगाना होता तो अब तक तो लगा के वो सारा सिस्टम चल रहा होता ना, एक सिस्टम के तहत आपने इदारे को चलाना होता है। अब तो ये सिस्टम तब तो खत्म हो गया, अब तो एक आदमी की वॉइस है हर चीज। एयरफोर्स में भी भाई उन्होंने कंट्रोल कर लिया, नेवी में भी कंट्रोल कर लिया। ये नहीं, आप ये सोचें आजकल की लड़ाइयाँ जो है ना, अब आपने इतने जो देख रहे हैं हम, इतने महीनों से लड़ाइयाँ जो शुरू हो रही हैं कि ये वो लड़ाई की 1965 वाली वॉर या वो 1971 वाली वॉर का तो सिस्टम ही खत्म हो गया कि जी घोड़ों पे जाएंगे और इन्फेंट्री होगी और आपकी आर्टिलरी होगी और टैंक होंगे और ये होगा और वो होगा। वो सब चीजें जो है ना वो रिडंडेंट हो गई।
अब तो आ गए हैं कि जी यहाँ से ड्रोन निकलेंगे, यहाँ से मिसाइल निकलेंगे, यहाँ से जहाज निकलेंगे, और ये सब डिसाइड करेंगे कि जी लड़ाई कौन कर रहा है, कौन जीत रहा है, और किसको हम मार रहे हैं, कहाँ मार रहे हैं। तो ये सारी जो इन्होंने 6, 7, 8 लाख 10 लाख लोग जमा किए हुए हैं, इनमें से तो 1 लाख भी की जरूरत भी नहीं होगी वहां तो। बिल्कुल आपने बाकी सबको फारिग करना है। बिल्कुल। और ये सब पूरी पाकिस्तान की हर चीज पे, इकोनॉमी पे, फर्टिलाइजर पे, सीमेंट पे, खाद पे, गोबर पे, सब पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो इनका तो ये पूरा एम्पायर जो है ना, ये तो खत्म होने वाला है ये, और खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगली लड़ाइयां जो होंगी वो तो एयरफोर्स और मिसाइल मिसाइल और आपके और बेसिक आपके ड्रोन। पास जो एक एक आपके पास जो आर्गुमेंट है, या आप उसको कह लें स्ट्रेंथ है आपकी, वो ये है कि कोई आपके साथ अगर ज्यादा अकड़ता है तो कहता है भाई वो हमारे पास एटम बम है, चुप हो जाओ भाई, यही एक आपके पास बिल्कुल आखिरी अरबा रह गया है। बिल्कुल। और वो आप अव्वल तो चला नहीं सकते, और उसको चलाएंगे तो क्या करेंगे, अपने ऊपर चलाएंगे क्या करेंगे पता नहीं। लेकिन सर अभी हमारी कोई पार्लियामेंट होती, कोई अवाम जी के मुंतखब नुमाइंदे होते, कोई जिम्मेदार सियासतदान होते, कोई स्टेट्समैन होते, तो वो बैठ के सर जोड़कर बैठते और देखते कि हमें ये 6-7 लाख फौज रखने की जरूरत क्या है, हमें अरबों रुपए जो हमें उन्हें खिलाने पे हम खर्च करते हैं, हम बिल्कुल उन्हें कट करें, और वो पैसा हम ड्रोन टेक्नोलॉजी पे, मिसाइल टेक्नोलॉजी पे यही कर। और उस पे खर्च करें, एयरफोर्स पे खर्च करें, बजाय इसके कि हम पैसा उधर खामखा का एक जो है उनके लंगर खानों पे और उनके वर्दियों पे और कलफ लगे हुए सलूट और ये और वो और दरख्तों को चूना कर रहे हैं। और हर आदमी के पास जी 2-2 बैटमैन है जी, 2-2 चपरासी हैं, 2-2 ड्राइवर हैं, 4-4 कुक हैं, पता नहीं, यानी ये ऐसे तो सिस्टम उनका उन्होंने बनाया हुआ है। बादशाह हैं जी, हर एक जनरल जो है ना, वो अपने हैसियत में, अपने अपने इलाके में एम्परर शाहाना ठाट है उनके। तो वो तो ये उनके ठाट वाट जो है, ये अब थोड़े दिन में मेरा ख्याल है खत्म होने वाले हैं, ये चलने वाले नहीं है। और ना पाकिस्तान के पास पैसे हैं, ना लोगों के पास हिम्मत है, और लोगों में हिम्मत मेरा ख्याल है आ जाएगी थोड़े दिन में। देख रहे हैं, कश्मीरी अगर खड़े हो गए और आपको इतनी सख्त टफ फाइट वो दे रहे हैं कि जी 50-60 दिन से वो खड़े हुए और हिल नहीं रहे, आपने गोलियां भी चला ली और आपने उन पे सब कुछ करके देख लिया और वो नहीं मान रहे। कश्मीरियों के बारे में तो आपको पता है कि क्या क्या मशहूर है, मैं बोलना नहीं चाहता, नाराज हो जाते हैं हमारे दोस्त जो है नहीं कश्मीरी, कि जी सर, क्या करेंगे। कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से ये इन्होंने धांधली का नया तरीका निकाला है कि 3 हिस्सों में, छोटा सा कश्मीर है, कोई 11 लाख टोटल उनके होंगे, अब उसमें इन्होंने 3 हिस्से कर लिए कि सबसे पहले जो सॉफ्ट समझते हैं मीरपुर, कि वहां शायद हम धांधली आराम से कर लेंगे और लोग कुछ निकल आएंगे बाहर, पहले मीरपुर में इलेक्शन करा रहे हैं, फिर मुजफ्फराबाद को इन्होंने समझा थोड़ा सा आसान है, फिर मुजफ्फराबाद, और आखिर में ये जाएंगे उधर फॉरवर्ड कोटा, पलंदरी, पूंछ, रावलाकोट, जो सबसे टफ एरिया है, कि वहां आखिर में इलेक्शन कराएंगे, क्योंकि पहले दोनों के इलेक्शन का रिजल्ट लीक करके जो भी जाली इन्होंने बनाना है उन पे असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे। कुछ भी ये करा लें, ये इलेक्शन को तो आप भूल जाएं, इलेक्शन सारे सेट हो चुके हैं। इलेक्शन का तो इन्होंने पूरा सिस्टम जो है ना एक अपने जहन में बना लिया है, और पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर भी दिया है। कई दफा हमने देख लिया है। पहले जनरल इलेक्शन का भी पूरा इन्होंने चेंज कर दिया था, फिर बाय इलेक्शन का भी कर दिया, फिर कश्मीर का भी वो कर देंगे ये, गिलगित गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित वालों का भी कर दिया। वो तो सारा का सारा सेट है, उन्होंने पहले तैयार है। जो जीतेगा वो भी तैयार बैठा है, जो हारेगा वो भी तैयार बैठा है, जो लड़ेगा आप वोट जाए जिसको मर्जी डाल दे, वो रिजल्ट उनका तैयार बैठा है। तो ये तो आप भूल जाएं, इसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मगर ये रेजिस्टेंस जो कश्मीर में आ रहा है, ये अब देखना ये है कि जी ये लोग कितना इसमें लड़ते हैं और कितना इसको लड़ सकते हैं। उन्होंने तो गोलियां सीधी सीधी मारने को तैयार बैठे हैं, वो तो गोली मारेंगे। अब मारेंगे तो लोग कितनी गोलियां खा के ज्यादा फिर और इनको कन्फ्रंट करते हैं, और पाकिस्तान के लोग फिर उसका क्या रिजल्ट आता है ये देखना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को बहुत जल्दी खड़ा होना पड़ेगा। पूरा मुल्क जो है ना वो अब इनके खिलाफ खड़ा हो गया। पंजाब के लोग और बाकी लोग जो है ना हमारे, वो सब अभी तक अपने प्रोटोकॉल में और टिकटॉक में लगे हुए हैं। जरा इससे बाहर निकल आए तो अच्छा है। मेरा ख्याल है बहुत लंबा हो चलिए गया ठीक है सर, अभी इजाजत चाहूंगा, मैं कोशिश करूंगा कल दोबारा हम बात करें, हमने बिल्कुल जन जी पे भी बात करनी है, अपने बिल्कुल। पाकिस्तान का जन जी जो सोया हुआ है, मियां नवाज शरीफ की जहनी हालत पे, क्योंकि वो जी सुना जी है जी, कि उनका जहनी हालत काफी खराब है, मौलाना फजल रहमान के हवाले से बात करनी है, बिलावल भुट्टो बिल्कुल। जरदारी की कुछ बहकी बहकी बातें हैं, और बहुत सारे टॉपिक हैं, कल इंशाल्लाह बात करेंगे। थैंक अल्लाह यू सर, हाफिज। थैंक थैंक यू। यू।